हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस यानी विज्ञान के कॉलेज कोर्स का चौथा पार्ट को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, अभी तक जो भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि अभी से तैयारी करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं क्रेश कोर्स के माध्यम से। क्रेश कोर्स में वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे हूबहू। और दोस्तों, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई भी लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण में, या फिर उत्तल दर्पण में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण में, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, समतल दर्पण में जो है ना, किसी भी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। और दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, यानी कि कौन ऐसा दर्पण है जो कि इसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ना तो समतल दर्पण, ना तो उत्तल दर्पण, और ना ही अवतल या उत्तल, और इसी में आपका दिया और ना ही समतल और उत्तल, यानी कि ये सभी दर्पण में से जो दो दो दिया हुआ है ना, तो दोनों दर्पण में से कि क्या होता है कि ये किसी भी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल दर्पण जो है ना, किसी भी वस्तु के वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि कौन ऐसा मिरर है जो वस्तु से स्मॉल साइज का इमेज बनाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण, या फिर ए एवं बी दोनों सही है। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनाता है ना, उत्तल दर्पण बनाता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। हम लोग जो है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और दोस्तों, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? चंद्रमा टिमटिमाते हैं, या फिर तारे टिमटिमाते हैं, या फिर अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल में अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, तो ये अपवर्तनांक आपस में क्या होता है, आपस में बदलते रहता है। और तारे हमसे बहुत दूर होता है, और तारे हमसे बहुत दूर होने के कारण अपवर्तनांक बार बार चेंज मतलब हर एक मोमेंट चेंज होने के कारण क्या होता है कि हम तारे की वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं, जबकि बदलती हुई स्थिति को देख पाते हैं। इसलिए तारे क्या होता है, टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन यानी कि एम सदा होता है। ऑप्शन ए में आपका धनात्मक, या फिर ऋणात्मक, या फिर कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग बता देते कि अवतल लेंस के केस में जो आवर्धन होता है ना, ये धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना, साइंस के यानी कि विज्ञान के टोटल 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्रेश कोर्स के वीडियोस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना, हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है,
तो आवर्धन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस के केस में जो आवर्धन यानी कि आवर्धन होता है ना ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो दोस्तों आवर्धन का जो है ना ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यानी कि आवर्धन जो है ना एक यूनिट लेस है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया परितारिका या फिर पक्षमावी पेशियां या फिर पुतली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जो आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होता है ना, अत्यधिक मात्रा जो चमकीला प्रकाश होता है उसको कंट्रोल जो करता है परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे हमारा आंख क्या होगा, बच जाएगा हानि होने से। इसलिए परितारिका क्या करता है कि जब भी कोई चमकीला रोशनी हम उसको देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ये परितारिका उस रोशनी को छोटा करता है, यानी कि आंख को जो है ना सिकुड़ करके परितारिका उसको मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर या फिर अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश किरण होता है ना, इसका अधिकांश अपवर्तन जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 4 सेंटीमीटर या फिर 2.3 सेंटीमीटर या फिर 3.2 सेंटीमीटर या फिर 3.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो नेत्र गोलक होता है ना, इसका जो व्यास होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है या फिर सामान्य रहती है या फिर छोटी बन जाती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली जो है ना छोटी बन जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो जब प्रकाश मतलब अत्यंत पढ़ने चमकीला हो जाता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, परितारिका नियंत्रित करता है, जो इससे पहले हम प्रश्न पढ़े। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि इस वीडियो में हम लोग टोटल साइंस के 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस के क्रैश कोर्स को देख रहे हैं, और ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 40% बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया या फिर परितारिका या फिर आइरिस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आइरिस होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि मंद प्रकाश में जब किसी ये जो होता है ना परितारिका शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, मतलब धीरे धीरे फैलने लगता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो फोकस दूरी बढ़ जाता है या फिर फोकस दूरी घट जाता है, और ऑप्शन सी में आपका जो लेंस पतला हो जाता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि जब नज़दीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पे क्या होगा कि फोकस दूरी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दीर्घ तंत्रिका द्वारा या फिर मांसपेशियों के द्वारा या फिर कचाप द्रव के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सामान्य स्नायुओं के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो विद्युत सिग्नल जो है ना तंत्रिकाओं के द्वारा जो है ना मस्तिष्क तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया परितारिका का द्वारा, या फिर पक्षमावी पेशिया के द्वारा, या फिर नेत्र लेंस के द्वारा, या फिर कचाप द्रव के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, परितारिका के द्वारा बनता है। यहाँ पे जो है ना अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। इसे आप लोग को याद रखना है कि रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, तो कहाँ पे बनता है? अभिनेत्र लेंस पर बनता है, यानी कि लेंस पर बनता है। और दोस्तों मानव में कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया, या फिर रेटिना, या फिर परितारिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया पुतली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो ये परितारिका होता है ना, ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे रंगीन है, ठीक है, कलर वाला भाग होता है रंगीन। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और अभी तक कोई भी स्टूडेंट कुछ भी तैयारी नहीं किए ना, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है अगर कुछ भी तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। ये मेरा गारंटी है। बस आप लोग जो है ना क्रैश कोर्स का एक एक वीडियोस को अच्छी तरह से शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका 10 वर्ष, या फिर 25 वर्ष, या फिर 60 वर्ष, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो ऐसे में तो 10 वर्ष, 25 वर्ष और 60 वर्ष ये सभी आयु के व्यक्ति जो है ना नेत्रदान कर सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों नेत्रदान कौन नहीं कर सकता? एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, ठीक है, संक्रमित बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं अब 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 से 3 घंटे के भीतर, या फिर 4 से 6 घंटे के भीतर, या फिर 8 से 10 घंटे के भीतर, या फिर 10 से 12 घंटे के भीतर। तो दोस्तों मृत्यु के पश्चात जो है ना 4 से 6 घंटे के भीतर जो है ना नेत्र निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। 4 से 6 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए कि नेत्र को निकाल लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया मधुमेह रोगी, या फिर दामे की रोगी, और ऑप्शन डी में आपका दिया बी और सी दोनों। जैसे कि आप लोग को बताया कि जो संक्रामक रोग होता है ना, ठीक है, जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है वो नेत्रदान नहीं कर सकता। इनके अलावा मधुमेह रोगी या फिर दामे की रोगी, ये दोनों व्यक्ति जो है ना नेत्रदान कर सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बी और सी दोनों व्यक्ति क्या कर सकता है कि नेत्रदान कर सकता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कराएगी निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया एड्स से पीड़ित, या फिर दमे से पीड़ित, या फिर मधुमेह से पीड़ित, या फिर चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग को पहले ही बताया जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है ना वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फॉर्मेटिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिएगा क्या कराए कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया नीला रंग, या फिर बैंगनी रंग, या फिर लाल रंग, या फिर पीला रंग। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो लाल कलर जो रेड कलर होता है ना, जिसे हम लोग लाल कलर कहेंगे, ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण ये बिना छितराए अधिक दूरी तय कर सकता है, और इसीलिए हम लोग लाल रंग का उपयोग जो है ना खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल, पीला, या फिर बैंगनी, या फिर नीला। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, और उस पट्टी में जो सबसे
अधिक विचलित होता है, जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है ना, तो वो कलर जो होता है सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, बैंगनी रहता है, भिपग्योर के रूप में होता है। ठीक है, तो वायलेट कलर जो होता है ना सबसे अधिक विचलित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये रेड कलर जो होता है ना सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, तो इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर ए एवं बी दोनों सही या फिर सभी उत्तर गलत है। तो दोस्तों जब भी कोई केमिकल इक्वेशंस में है ना कोई भी अभिकारक होता है फिर प्रतिकारक होता है, तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में अभिकारक होते हैं, तो दोनों तरफ जो भार होते हैं ना अगर बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। जैसे कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण लेते हैं H2 + O2 टेंस टू H2। ठीक है, तो ये आपका असंतुलित है, इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हाइड्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे राइट साइड में भी हाइड्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, तो राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देती है, तो ये क्या हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए में आपको तो भौतिक अवस्था का निरूपण या फिर ऊष्मा को दर्शाना या फिर अवक्षेपण को दर्शाना या फिर सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस को जब उपयोगी बनाना होता है तो उसके लिए भौतिक अवस्था का निरूपण होना चाहिए, ऊष्मा को दर्शाना चाहिए और अवक्षेपण को दर्शाना चाहिए, लेकिन सूत्रों को मातृभाषा में लिखना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रतिक्रिया के अड़ंग या फिर प्रतिफलों के मोलों का अनुपात या फिर अभिकारकों के सूत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देते जो प्रतिफलों के मूलों का अनुपात होता है ना, ये सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है। इनके अलावा प्रतिक्रिया के रंग हो गया, अभिक्रिया के सूत्र हो गया और अभिकारकों में मौजूद परमाणु, ये तीनों जो है ना रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है, लेकिन प्रतिफलों के मोलों का अनुपात जो है ये प्राप्त नहीं होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखिएगा क्वेश्चन से कर है कि एलपीजी से गैस रिसाव का पता कैसे लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमोनिया के द्वारा या फिर एथिल मार्केप्टन के द्वारा या फिर मीथेन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एलपीजी से जो गैस का रिसाव होता है ना, जो गंध गैस होता है हल्का फुल्का, हमको पता चलता है कि गैस रिसाव हो रहा है। ठीक है, तो उस गैस का नाम क्या होता है, एथिल मार्केप्टन होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एलपीजी का जो विस्तार होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास होना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CaOH2, सॉरी यहाँ पे CaOH3 या फिर CaO या फिर CaCO3 या फिर Ca। तो दोस्तों जो मार्बल होता है ना, जो संगमरमर होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका NaBr या फिर KClO3 या फिर KBr या फिर AgBr। तो दोस्तों जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, ये सूर्य के प्रकाश में भी घटित होकर सिल्वर और ब्रोमीन में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। AgBr में जब हम लोग सूर्य की उपस्थिति में रखेंगे तो ये टूट जाएगा, ये अपघटित हो जाएगा Ag+Br में। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, सिल्वर ब्रोमाइड किस में टूट जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में, से आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक या फिर एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं अपच का उपचार करने के लिए जो है ना एक औषधि होता है जिसका नाम होता है एंटीसाइटिक औषधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें कौन संश्लेषित सूचक है। ऑप्शन ए में आपका दिया मैथिल ऑरेंज या फिर हल्दी या फिर लिटमस पत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया लाल पत्ता गोभी। तो दोस्तों जो मैथिल ऑरेंज होता है ना ये संश्लेषित सूचक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन ए में आपका गुलाब के पौधे से या फिर लाइकेन के पौधे से या फिर मेहंदी के पौधे से या फिर घास के पौधे से। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है, ये जो है ना लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% 100% देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके तो उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है तो वह है। ऑप्शन ए में आपका श्वासोच्छ्वास या फिर उच्छ्वासन या फिर निश्वास या फिर प्रश्वास। तो दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, सांस ग्रहण यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं, और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। तो प्रश्वास जो उच्छ्वास दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऑप्शन ए में आपका ग्लूकोज का या फिर एमिनो अम्ल का या फिर वसा अम्ल का या फिर सुक्रोज का। तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय जो है ना ग्लूकोज का उपयोग करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ग्लूकोज का जो अनुसूत्र होता है C6H12 और 6 होता है 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस प्रकार के श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया वायवीय श्वसन में या फिर अवायवीय श्वसन में, या फिर ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वायवीय श्वसन होता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, और वायवीय श्वसन में जो है ना श्वसन जो है ना अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मछली का श्वसन अंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको ट्रेकिया या फिर गिल्स या फिर त्वचा, और ऑप्शन डी में आपको फेफड़ा। तो दोस्तों मछली का जो श्वसन अंग है ना गिल्स है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो केचुआ का जो श्वसन अंग होता है ना क्या होता है, त्वचा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है ट्रेकिया होता है, और मानव का जो श्वसन अंग होता है फेफड़ा होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में आपका रंध्र के द्वारा या फिर जड़ के द्वारा या फिर तना के द्वारा या फिर टहनी के द्वारा। तो दोस्तों पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना स्टोमाटा के द्वारा होता है। जो पौधे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी इजीली जो है ना आप लोग को सारा प्रश्न याद हो जाएगा और अपने बोर्ड परीक्षा में आप लोग जो है ना 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो पाएंगे, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका 2 या फिर 8 या फिर 10 या फिर 6। तो दोस्तों तिलचट्टा में जो है ना टोटल 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सूखे बीज या फिर अंकुरित बीज या फिर उबला हुआ बीज, और ऑप्शन डी में आपका दिया कुचले हुए बीज। तो दोस्तों श्वसन के अध्ययन के लिए जो है ना अंकुरित बीज उपयोग किए जाने वाले बीज है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका CO2 एवं H2O या फिर CO2 ऊर्जा, और ऑप्शन सी में आपका H2O ऊर्जा या फिर CO2 H2O ऊर्जा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो श्वसन का जो अंतिम प्रोडक्ट होता है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39% क्या कराए कि पौधे में श्वसन होता है। ऑप्शन ए में आपका तो जड़ में या फिर पत्तियों में या फिर तना में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी में। तो दोस्तों पौधे में जो श्वसन होता है ना, जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, तना में होता है, यानी कि सभी भाग में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से ये कराया कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में आपको दिया प्रत्यावर्ती धारा या फिर दिष्ट धारा या फिर ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी से जो है ना दिष्ट धारा की प्राप्ति होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, और ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी पर्सन याद ना होना तो उस पर्सन को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को लास्ट में यानी कि अभी कमेंट करके भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट याद था। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके लाइक जरूर कर लीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ये इसका भी जो है ना जवाब आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। देखिए क्वेश्चन से कराया कि किस उपकरण में धान यानी कि पॉजिटिव और यानी कि नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए में आपको एमीटर में या फिर अल्टीमीटर में या फिर कुंडली में या फिर विद्युत सेल में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, और साथ में बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग कितना परसेंट याद था, और ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से जाइए और कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आपका दोस्त यार इस बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।